राम राम जी। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मनचंदा है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ होने के साथ साथ आयरिडोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अपना मानना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आयरिडोलॉजी बहुत ज़रूरी है। रीज़न एक नहीं है जी, काफ़ी हैं। सबसे पहली बात, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम के ऊपर डील करते हैं। हम सब प्लांट्स की प्रकृति के थ्रू, हमारी बॉडी की प्रकृति के थ्रू तय करते हैं कि किसी भी पेशेंट को क्या दिया जाना चाहिए या किसी भी पेशेंट की क्या टेम्परामेंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसका प्रकृति है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। अभी आपको जो लिटरेचर दिया गया, जो हमारे माननीय काउंसी सरमेटी जी का लिटरेचर है, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती कि उस लिटरेचर में कुछ गलत होगा, लेकिन वो लिटरेचर बहुत पुराना है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें लिखा है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों का रंग थोड़ा पीला होता है। मैं बोलती हूँ अनीमिया के पेशेंट्स का रंग पीला नहीं होता क्या? सैंग्वाइन टेम्परामेंट आ जाएगा ना अगर मैं ब्लड की बात करने लग जाऊँ तो। सो डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी only is not scientific in nowadays context। आज के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन डायग्नोज करने के लिए हमको कुछ साइंटिफिक मेथड्स की ज़रूरत है, जो कि हम गवर्नमेंट के सामने प्रोड्यूस कर सकें, हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके सामने ये प्रूव कर सकें कि हम सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स समय के साथ प्रगति करते हैं। हम अपने पुराने लिटरेचर को ज़रूर इज्जत करते हैं, लेकिन नई नई डिस्कवरीज जो हो रही है उनको भी शिरोधार्य करते हैं। सो पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायग्नोसिस के लिए आयरिडोलॉजी एक बहुत अच्छा माध्यम है। वो आपको ये बताता है कि आप किसी भी इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन जब डायग्नोज कर रहे हैं तो किस बेसिस पर कर रहे हैं। लिम्फेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका सैंग्वाइन है या उसका मिक्स्ड है या उसका बिलियस है या एंग्जाइटी है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें आयरिडोलॉजी समझने में मदद करती है। पहला कंटेक्स्ट। दूसरा कंटेक्स्ट, हम लोग जब मेडिसिन्स चुनते हैं तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला, हम मेडिसिन चुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आयरिडोलॉजी के थ्रू हम हेल्प कर ले सकते हैं। दूसरा, हम चुनते हैं फंक्शनल रेमेडी, और तीसरा हम चुनते हैं ऑर्गेनिक रेमेडी। अभी अगर मैं एक पेशेंट का आयरिस एनालिसिस करती हूँ जो कि समझ लीजिए गठिया बाई से परेशान है, और मेरे पास एक ब्लड रिपोर्ट लेकर आता है जिसमें लिखा हुआ है कि यूरिक एसिड उसका एलिवेटेड है। अभी मैंने उसका आयरिस एनालिसिस नहीं किया, राइट, और मैं उसकी मेडिसिन बनाना चाहती हूँ। सो ऑन अ जनरल बेसिस एक फिजिशियन जो बहुत ज़्यादा अपने आप में समझदार नहीं है, हम एक बात करते हैं कॉमन इंसान की जिसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो कोशिश ये करेगा कि उसका यूरिक एसिड नीचे आ जाए और उस पेशेंट को दर्दों में आराम आ जाए। लेकिन अगर वो अपनी दवाई को चुन रहा है तो उसका बेस क्या है उसको उतना नहीं क्लियर हो रहा। तो अभी मैं वही बंदे को एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो आयरिस एनालिसिस कर रहा है। अभी आयरिस एनालिसिस करने के बाद समझिए मुझे उसके पर्टिकुलर पेशेंट के आयरिस में कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स दिखती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे उसके ब्राउन पिगमेंट दिखती है जो मुझे लिवर को सिग्निफाई करवाती है, या लिम्फेटिक कंडीशन दिखती है जो मुझे बताती है कि इस इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम को ध्यान देने की ज़रूरत है। सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिक रेमेडी चुनी जो मुझे आयरिस एनालिसिस ने मदद कर दी ढूंढने में, लाइक लिवर, और फंक्शनल रेमेडी चुनी जो मुझे आयरिस एनालिसिस ने मदद कर दी, लाइक लिम्फेटिक्स। अभी मैंने उसमें लिवर के लिए मेडिसिन चुनी या फंक्शन के लिए मेडिसिन चुनी। जब मुझसे कोई मेरा ऑफिशियल आकर ये बात पूछता है कि अभी मुझसे कोई मेरा सीनियर आकर पूछता है कि मुझे किस बेसिस पर मैंने मेडिसिन चुनी है या किस बेसिस पर मैं पेशेंट को वो मेडिसिन दे रही हूँ, सो मुझे उसको बात बताने के लिए, मुझे अपनी बात समझाने के लिए एक सॉलिड ग्राउंड है, एक एक तथ्य है मेरे पास उनके सामने देने को कि मैंने जो भी चुना उसके पीछे क्या वजहें थी, जो मेरी मदद करेगा पेशेंट्स को ये समझाने में कि पेशेंट्स मुझ पर फेथ कर सकते हैं। आई एम नो मोर अ बुकिश नॉलेज,
मैं सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मुझे ज्ञान है। दूसरी, वो जो ऑफिसर्स मेरे पास आए थे उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि जिस भी इंसान के पास मैं जा रहा हूँ, जो भी फिजिशियन है, वो यूं ही नहीं है, पढ़ा लिखा है। मैं ज़रा तमीज़ से बात करूँ या मैं ज़रा समझ से बात करूँ, मुझे ध्यान देना होगा। तीसरा, जब वो पेशेंट किसी अपने घर जाएगा, किसी को बताएगा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था और उसके रीज़न्स, उनसे ट्रीटमेंट लेने के रीज़न्स ये थे, तो आप विश्वास मानिए वो आपके ऊपर फेथ ज़्यादा अच्छे से करवा पाएगा, जिससे आपकी एक रेपुटेशन में फ़र्क पड़ता है। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जब तक अपने पेशेंट्स को एक फेथ नहीं दे सकते कि हम आपको ठीक कर देंगे, ये संभव नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगे। तो आयरिडोलॉजी इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ती हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आयरिडोलॉजी एक सब्जेक्ट था, समय के साथ गायब हुआ, लेकिन बहुत हो गया, अभी इसे वापस ले लेना चाहिए। हमें अपना एक डायग्नोस्टिक टूल को नहीं छोड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज़ अभी बहुत सारे लोग इस बात को पूरी तरह से, आयरिडोलॉजी को, इस विद्या को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम इसे छोड़ दें, ये समझदारी नहीं है। हमें डायग्नोसिस हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जांचने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए, हमारे ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को, फंक्शनल रेमेडी को, ऑर्गेनिक रेमेडी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझ सकें। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको तीन बातें पहले बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंक्शनल रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी। अभी मैं आपको 2 बातें और बताना चाहती हूँ। एक बात, अगर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी एज एन इलेक्ट्रो होम्योपैथ ये चेक कर सकूँ कि कौन कौन सी डिजीज़ थ्रू जीन्स ट्रैवल कर रही हैं, तो मैं अपनी मेडिसिन्स में से वेनेरियो ग्रुप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ इसको। अगर मैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के हार्मोनल सिस्टम को अच्छे से समझ सकती हूँ, तो मैं कैंसरोसो ग्रुप को अच्छे से समझ सकती हूँ, स्पेशली C1। सो अगर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ और आयरिडोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपने पेशेंट को सिर्फ ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं उसे हेल्दी कर रही हूँ। और ये एक बेसिक फीचर है जो हम बाकी फिजिशियंस से अलग करता है। कोई बड़ा या छोटे जैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हमें ये समझने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़, हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो न्यूट्रिशनली ज़्यादा सक्षम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बेट्यूला एल्बा, उसमें विटामिन सी है, नासटूशियम ऑफिशिनेली, उसमें विटामिन सी है। काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें विटामिन बी है, जिसमें कैल्शियम्स हैं। तो ऐसे मेडिसिन्स जिनमें न्यूट्रिशनली हम पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, और आयरिस एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन से इंडिविजुअल में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंसेस है, क्या फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है, क्या न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस है, क्या जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई एक तरीका जो आपको 5 तरीके से सक्षम बना रहा है, और वो भी आपके अपने सिस्टम में, वो कैसे ज़रूरी नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ मेरी जो बात है वो आपको क्लियर हुई होगी। अगर इन केस मेरी किसी बात से आपको कुछ क्वेश्चन उठें, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मेरा मेल ID doctor.manchanda doctor.manchanda 75 नंबर 75 @gmail.com है। और मैसेंजर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, आप कहीं पे भी कुछ भी पूछना चाहें, मैं आपकी मदद करने में मना नहीं करूँगी कभी भी। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ हूँ और मैं चाहूँगी कि हम एक ग्रुप में बनकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को काफ़ी आगे लेकर जा सकें। विद दिस नोट आई वुड अप्रिशिएट योर कंसर्न। आपका इतना समय देने के लिए, इतना मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। राम राम जी।